हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल इनलाइटन नॉलेज। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वेजेस चैप्टर में आपकी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरी जो है आपकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ वेजेस। तो ये आपकी फर्स्ट थ्योरी होगी और सेकंड आपकी थ्योरी जो हम डिस्कस करेंगे वो होगी आपकी मॉडर्न थ्योरी ऑफ वेजेस। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता देती हूँ, आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको हर एक वीडियो की पीडीएफ फाइल अवेलेबल हो जाएगी। साथ ही में फेसबुक पेज को भी लाइक कर दीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो पहले बात कर लेते हैं कि जो थ्योरी है वेजेस को डिटर्मिन करने की और कौन कौन सी थ्योरीज आई थी, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि ये अलग से थ्योरी क्यों देनी पड़ी हमको। तो इकोनॉमिक्स में क्या होता है कि हमने पहले बेसिक्स में डिस्कस किया था कि लेबर को उसकी सर्विसेज के बदले में जो हम लोग प्राइस पे करते हैं उसको हम लोग क्या कहते थे, वेजेस कहते थे। अब कितनी वेजेस तय करें, डिटर्मिन कैसे करें, उसी को ये थ्योरी क्या है बताएगी कि किस अकॉर्डिंग हम लोग एक लेबर को वेजेस दें। सो जनरल थ्योरी ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन अकॉर्डिंग टू विच price of a commodity is determined by the interaction of forces of demand and supply। हम क्या करते थे, जब प्राइस को डिटर्मिन करना होता था तो हम लोग ये देखते थे ना, ये डिमांड कर्व, ये सप्लाई कर्व, जहाँ पे मीट होगी वहाँ पे आपका प्राइस क्या हो गया, डिटर्मिन हो गया। सेम तरीका है वेजेस को डिटर्मिन करने का भी। इसमें भी हम लोग क्या देखेंगे, डिमांड फॉर जो आपका लेबर है और सप्लाई ऑफ लेबर को देखेंगे। तो आपके रॉथस्चाइल्ड ने उनका व्यू क्या था कि बहुत सारे कुछ पेक्युलैरिटीज़ की वजह से, कि कुछ अनयूजुअल करैक्टरिस्टिक्स की वजह से हमें अलग से थ्योरी देनी पड़ी है लेबर की। हम लोगों ने ये तो कह दिया कि सप्लाई और डिमांड से प्राइस भी तय होता है और आपके वेजेस भी तय होते हैं। तो उन्होंने ये बताया कि क्यों फिर अलग थ्योरी क्यों देनी पड़ी हमें, उसके पीछे क्या है, कुछ कारण थे। तो वो कारण क्या क्या हो सकते हैं। फर्स्ट देखो, लेबर कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द लेबरर्स, कि लेबर से हम लोग लेबर तो सेपरेट कर नहीं सकती। इसीलिए ये ज़रूरी हो जाता है कि वेजेस को डिटर्मिन करने के लिए ह्यूमन फैक्टर्स को लिया जाए, लेकिन प्राइस में ऐसा नहीं होता था। वहाँ पे हम लोग क्या है, जस्ट कॉमोडिटी को डिटर्मिन करते थे, उसका डिमांड क्या, उसकी सप्लाई क्या है, वो एक सर्विस होती, गुड होती थी। लेकिन इसमें हम लोगों ने क्या लेना है, ह्यूमन को भी लेना है, ह्यूमन फैक्टर्स को भी लेना था। सेकंड है आपका कि डिमांड फॉर लेबर इज़ नॉट बिकॉज ऑफ यूटिलिटी ऑफ लेबर, कि हम लेबर को रख रहे हैं, मतलब उसकी डिमांड कर रहे हैं इस वजह से नहीं, क्योंकि वो क्या डिटर्मिन करते हैं उसकी यूटिलिटी, लेकिन इस वजह से क्योंकि लेबर हमें क्या प्रोवाइड करता है, प्रोडक्टिविटी। लेबर रखा, वो हमें कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करके दे रहा है, इसीलिए नहीं हम लोग डिमांड करें कि उसको यूटिलिटी मिल रही है लेबर को। ठीक है, तो ये क्या हो गया, जब हम कोई चीज़ का कॉमोडिटी कंज्यूम करते थे रजे, तो हमें क्या मिलती थी, यूटिलिटी मिलती थी ना। तो लेबर में तो ये कंसेप्ट अप्लाई नहीं हो सकता है। लेबर को उसका पहचान क्या है, उसकी प्रोडक्टिविटी है। सो डिमांड जो लेबर की है वो एक स्पेशल स्टडी है, एक स्पेशल केस है, उसको हम लोग कॉमोडिटी की तरह नहीं ले सकते हैं। फिर है आपका सेवरल इंस्टीट्यूशनल फैक्टर लेबर मार्केट को इन्फ्लुएंस करती है लेकिन प्रोडक्ट मार्केट को नहीं करती। मतलब बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो लेबर मार्केट पर तो उसका प्रभाव पड़ता है, लेकिन क्या है, आपकी कमोडिटी मार्केट पे उस चीज़ का कोई असर नहीं पड़ता। फोर्थ है आपका जो सप्लाई है लेबर की, वो जनरली क्या है, डिफरेंट है बाकी सारी गुड्स से। ये हम लोग बता ही चुके हैं, क्योंकि वो गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं। ये आपकी लेबर की सप्लाई है कि क्यों हम लोग लेबर को सप्लाई कर रहे हैं। लेबर की सप्लाई क्या होती है, जनरली इट फॉल्स विद राइज इन द वेज रेट। तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे उल्टा सिस्टम चलता है। तो जनरली ये फॉल करती है विद राइज इन द वेज रेट। सो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कि वेज डिटर्मिनेशन की क्या क्या थ्योरीज हो सकती हैं। सो पहली थ्योरी है सब्सिस्टेंस थ्योरी ऑफ वेजेस, सेकंड है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, फिर है आपकी वेज फंड, रेजिड्यूल क्लेमेंट थ्योरी, फिर आपकी डिस्काउंटेड मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी है, और लास्ट वाली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरीज है जिसको हमने डिस्कस करना है वो है आपकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ वेजेस और आपकी मॉडर्न थ्योरी ऑफ वेजेस। इन दोनों थ्योरीज को क्यों ही डिस्कस करना है, अब बाकी सारे थ्योरीज को क्यों नहीं करना, क्योंकि जो अबव थ्योरीज में से जो
इसकी ऊपर वाली थ्योरीज हैं वो इम्परफेक्ट थी, उसमें फॉल्टी थे, बहुत सारे क्रिटिसिज्म थे और वो आउटडेटेड हो चुकी हैं, जिस वजह से हम लोग जस्ट डिटेल में कौन सी थ्योरीज पढ़ने जा रहे हैं, मॉडर्न प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ वेजेस और आपकी मॉडर्न थ्योरी ऑफ वेजेस। इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ थ्योरी ऑफ वेजेस के बारे में। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी आपकी ओल्ड है और बहुत इम्पॉर्टेंट थ्योरी है जो अभी तक हम लोग यूज़ करते हैं वेजेस को डिटरमिन करने के लिए। तो ये दी किसने थी? इट वॉज फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जामिन्ड बाय जनरल इकोनॉमिस्ट वॉन थनन इन 1833 और उनकी बुक का नाम क्या था? द आइसोलेटेड स्टेट। लेटर ऑन इसको और ज़्यादा डेवलप किया गया और इकोनॉमिस्ट कौन से हैं? विक्सटीड, वॉल्डर्स एंड जे.बी. क्लार्क। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि हम लोग वेजेस को कैसे डिटरमिन करने वाले हैं? बाय इट्स मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी वाला कंसेप्ट हमने पढ़ रखा है कि एक और लेबर को लगाने पे वो आपको कितनी प्रोडक्टिविटी करके दे रहा है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। तो इसको पढ़ लेते हैं। लंबे समय में क्या होता है, एक लेबर को वेजेस किसके बराबर मिलती है? उसकी मार्जिनल एंड एवरेज प्रोडक्टिविटी में। ये हमने बात की है परफेक्ट कंपटीशन की, जिसमें आपकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी और एवरेज प्रोडक्टिविटी दोनों क्या होती हैं? सेम होती है। तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है? एडिशन मेड टू द टोटल रेवेन्यू बाय एम्प्लॉइंग वन मोर यूनिट ऑफ लेबर। कि क्या हुआ है, एक और यूनिट लेबर का एम्प्लॉय करने पे आपके रेवेन्यू में क्या एडिशन आई है। सपोज करो देयर आर 10 लेबरर्स वर्किंग इन अ फर्म। 10 लेबरर्स काम कर रहे हैं, उन्होंने रेवेन्यू कितना जनरेट किया? 2000 का। अगर 11 वर्कर्स काम कर रहे हैं तो उन्होंने रेवेन्यू कितना जनरेट किया? 2100 का। मतलब जो हमने 11th लेबर लगाया है उसके बाद आपका रेवेन्यू कितना बढ़ा है? 2100 में से 2000 क्या कर दो? माइनस कर दो। ये किसकी प्रोडक्टिविटी निकल जाएगी? 11th वर्कर की, कि जो हमने एडिशनल वर्कर लगाया उसने हमें कितना प्रोड्यूस करके दिया, वो होती है आपकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। सो इट मीन्स मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ 11th लेबर क्या आ जाएगी? 2100 में से 2000 माइनस किया, दैट इज़ ₹100। तो एक एम्प्लॉयर क्या करेगा? विल नॉट पे मोर वेजेस टू द लेबर। कभी भी एक एम्प्लॉयर अपना लॉस तो नहीं चाहेगा, तो वो अपनी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी से ज़्यादा उसको वेजेस नहीं देगा। मतलब 100 रुपये बन रहे हैं ना, तो इससे ज़्यादा तो नहीं देगा। अगर इससे ज़्यादा दे देता तो उसको लॉस ही होगा, क्योंकि लेबर ने प्रोड्यूस कितना करके दिया? 100 रुपीज़ का, वो उसको वेजेस 200 दे दे तो उसका लॉस ही है 100 का। इसका मतलब वो उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के अकॉर्डिंग उसको क्या देगा? वेजेस देगा। क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट हम देखते हैं इस थ्योरी के क्या क्या अजम्पशंस हो सकते हैं। पहला है परफेक्ट कंपटीशन होगा आपका प्रोडक्ट मार्केट में भी और फैक्टर मार्केट में भी। सेकंड है आपका मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर पे कौन सा लॉ अप्लाई होगा? दैट इज़ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। जैसे जैसे आप लोग अप्लाई करते जाओगे आपको रिटर्न्स कम मिलने शुरू हो जाएंगे। सारे लेबरर्स क्या होंगे? होमोजीनियस, मतलब एक जैसी स्किल होगी, पावर होगी, ब्रेन होगा, और ये क्या है? परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होंगे एक दूसरे के, एक की बजाय दूसरे को पूरे तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है क्योंकि दोनों में कैपेबिलिटी क्या है? बिल्कुल सेम है। फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन होगी आपकी इकोनॉमी में, और ये थ्योरी अप्लाई कहाँ होगी? लॉन्ग रन में। फिर है आपका जो टेक्निक है प्रोडक्शन की वो कांस्टेंट रखेंगे, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। हर जो यूनिट है लेबर का परफेक्टली मोबाइल होगा। एज अ रिजल्ट ऑफ इट वेज रेट क्या रहेगा? हर ऑक्यूपेशन में सेम रहेगा। कोई भी काम कर ले, कहीं भी हम लोग लेबर को भेज दें, मूव थ्रू हो लें, लेकिन उनकी जो वेज रेट है वो बिल्कुल क्या रहने वाला है? सेम रहने वाला है। नेक्स्ट हम लोग थ्योरी को स्टार्ट करते हैं। इसके आगे 2 पार्ट हैं। पहले देखेंगे एनालिसिस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इंडस्ट्री, इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, और दूसरा हम लोग फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। सो पहले हम लोग इंडस्ट्री का डिस्कस कर लेते हैं। परफेक्ट कंपटीशन में जो वेज रेट है वो डिटरमिन कैसे होती है? बाय द इंडस्ट्री। इंडस्ट्री उसको डिटरमिन करती है। जैसे बच्चे प्राइस में था ना कि प्राइस डिटरमिन कौन करके देता है? इंडस्ट्री। बाकी सारी फर्म्स को वो प्राइस मानना पड़ता है। उसी तरीके से जो वेज रेट है वो इंडस्ट्री डिटरमिन करेगी, और जो प्राइस होगा लेबर का या और सारे फैक्टर्स का एक डिटरमिन होगा इंडस्ट्री के द्वारा। अब इंडस्ट्री डिटरमिन कहाँ पे करेगी? जहाँ डिमांड किसके बराबर हो जाएगी? सप्लाई ऑफ लेबर के बराबर हो जाएगी। ठीक है, और इसी को हम लोग क्या है, जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ वेज है
वो एक बहुत इंपॉर्टेंट अजम्पशन पे बेस है, जो कि आपकी क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट वाली अजम्पशन। इस अजम्पशन के अकॉर्डिंग क्या है, जो आपकी सप्लाई है लेबर की जो सप्लाई है वो क्या रहने वाली है, कांस्टेंट या फिर फिक्स्ड रहने वाली है। इस तरीके से जो वेज को फिर डिटरमिन कौन करेगा, अब सप्लाई तो फिक्स है, सप्लाई तो वर्टिकल लाइन बन गई या हॉरिजॉन्टल मतलब फिक्स रह गई, वर्टिकल लाइन बन गई, लेकिन इसको डिटरमिन कौन करेगा, डिमांड डिटरमिन करेगी कि लेबर की डिमांड क्या है, ठीक है, कम है ज़्यादा है, उस तरीके से वेजेस को हम लोग डिटरमिन करेंगे। वी शुड देयरफॉर ट्राई टू नो दी डिमांड और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कर्व। इसी वजह से हमें क्या है, डिमांड कर्व या फिर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कर्व पता होनी चाहिए एक इंडस्ट्री की। अब जो हम कर्व ड्रॉ करने जा रहे हैं, किस बेसिस पे ड्रॉ करेंगे, सो देखो जो डिमांड कर्व है इंडस्ट्री की कैन बी ड्रॉन विद द हेल्प ऑफ डिमांड कर्व ऑफ फर्म, क्योंकि इंडस्ट्री किससे बनती है, फर्म्स का एग्रीगेट होता है ना, उसी को इंडस्ट्री कहते हैं। सो इट कैन बी डन बाय लेटरल समेशन ऑफ डिमांड कर्व्स ऑफ ऑल द फर्म्स, मतलब सारी डिमांड कर्व्स की एक हॉरिजॉन्टल समेशन होगी, उसको हम लोग इंडस्ट्री की डिमांड कर्व बनाएंगे। सिंस अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन द नंबर ऑफ फर्म्स इन द लॉन्ग रन इज नॉट कॉन्स्टेंट, सो द लिटरल समेशन ऑफ देयर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कर्व्स इज नॉट पॉसिबल। उन्होंने क्या बताया है कि आपका जो डिमांड कर्व होती है एक इंडस्ट्री की, वो हमने पता क्या किया कि फर्म्स जहाँ पे ऑपरेट कर रही होगी वहाँ लेंगे, लेकिन परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, जो नंबर ऑफ़ फर्म्स होती हैं लॉन्ग रन में वो कभी भी कांस्टेंट नहीं होती, कि फर्म्स एक तरीके की कांस्टेंट तो बराबर नहीं ना रहेंगी। सो जो लेटरल समेशन है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कर्व्स का वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। Nonetheless, it can be said that demand curve of industry is corresponding to the demand curve of firm। इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, डिमांड कर्व्स लेंगे सारी की सारी फर्म्स की, वो इंडस्ट्री की डिमांड कर्व बनाएंगे। हमने एक समेशन सा कर दिया है जो कि डाउनवर्ड स्लॉपिंग करेगा फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, क्योंकि हर एक की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी को पॉसिबल नहीं हो पाता है लॉन्ग रन में, क्योंकि फर्म्स की जो क्वांटिटी है वो नंबर क्या है, चेंज होता रहता है, जिस वजह से हम लोग उसका समेशन नहीं ले पाते हैं। तो यहाँ पे बच्चे आपका आ जाएगा द नंबर ऑफ फर्म्स इन द लॉन्ग रन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अंडर परफेक्ट कंपटीशन जो मार्जिनल वेज है, एवरेज वेज है, वो क्या रहने वाले हैं, बराबर रहने वाले हैं, दैट इज MW इज इक्वल टू AW। इसी वजह से लॉन्ग रन में हम क्या करेंगे, एक इंडस्ट्री विल गिव मार्जिनल और एवरेज वेज टू द लेबर इक्वल टू द मार्जिनल। ये हम कह ही चुके हैं, वेजेस किसके बराबर देगी, कितना आप लोग मतलब कितनी लेबर प्रोडक्टिविटी करके दे रही है, ठीक है, उस तरीके से उसकी वेजेस को डिटरमिन किया जाएगा। अब नेक्स्ट हम लोग कर्व डिस्कस कर लेते हैं। तो फिगर में देखेंगे जो नंबर ऑफ़ लेबर्स हैं वो आपकी एक्स एक्सिस पे होंगे। ये हम लोग फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। अभी एक्स एक्सिस पे क्या आ जाएगा, कितने आप लोग लेबर को एम्प्लॉय कर रहे हो, और वाई एक्सिस पे क्या आएगा, आपके मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी या फिर वेजेस आ जाएगी जो हमने तय करनी है। डिमांड कर्व बना लेते हैं। अब इंडस्ट्री की डिमांड कर्व कैसी होगी, हमने किया था, दैट विल बी डाउनवर्ड स्लॉपिंग। ये समेशन लिया है इसलिए थोड़ी सी ये इलास्टिक बनेगी, फर्म्स का समेशन लिया ना तो ये इलास्टिक बनती है थोड़ी सी। सो इट स्लॉप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब हम लोग क्या बनाने जा रहे हैं, सप्लाई कर्व। सप्लाई हमने क्या ली है, फिक्स ली है, तो ये हो गई सप्लाई ऑफ दी लेबर, ये फिक्स्ड होगी। कट कहाँ पे कर रही है, इसको ई पॉइंट पे कट कर रही है, तो इसका मतलब ये है दैट सप्लाई ऑफ लेबर रिमेन्स फिक्स्ड अंडर कंडीशन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। डिमांड और सप्लाई कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है एट पॉइंट ई, तो ई आपका क्या हो जाता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाता है। सो डिमांड फॉर एंड सप्लाई ऑफ लेबर इक्वल है दोनों इस टर्म पे, तो यहाँ पे हम लोग वेजेस क्या आएंगे आपकी OW, तो ये आपका क्या हो गया, वेज रेट डिटर्मिन हो गया। इस वेज रेट पे हमने क्या देखा है कि OW आपके किसके बराबर आ रहा है, ये आपकी सप्लाई है लेबर की, दैट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे के क्या आ जाएंगी, बराबर, वहाँ पे आपकी वेज रेट डिटर्मिन हो जाएगा। ये तो था इंडस्ट्री कैसे डिटर्मिन करती है। अब एक फर्म कैसे डिटर्मिन करती है वेज रेट को। According to this theory, a firm is only to decide as to how many laborers it should employ at the wage rate। एक फर्म ही तय करती है कि कितने वो लेबरर्स को एम्प्लॉय करना चाहती है, ठीक है, उस वेज रेट पे जो कि इंडस्ट्री ने डिटरमिन किया। अब इंडस्ट्री ने आपको वेज रेट डिटरमिन करके दे दिया ना, अब एक फर्म सोचेगी कि मैं इस वेज रेट पे कितने लेबरर्स को एम्प्लॉय करूं ताकि मुझे घाटा ना हो, नुकसान ना हो, फ़ायदा हो ज़्यादा से ज़्यादा। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए
अब एक फर्म क्या चाहती है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट को कमाना है, ठीक है, अर्निंग द मैक्सिमम पॉइंट, या फिर हम लोग कह सकते हैं उसका मतलब क्या होता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट को कमाना चाहती है। तो एक फर्म क्या करेगी, विल मेक डिमांड फॉर लेबरर्स अप टू दैट पॉइंट वेयर द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबरर्स इज इक्वल टू देयर वेज रेट। तो यहाँ पर भी इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ आएगा, जहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी लेबरर्स की उसके वेज रेट के क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। इन अदर वर्ड्स firm will be in equilibrium at the point where marginal productivity is equal to the marginal wage। तो हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे जहाँ पे आपकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी किसके बराबर हो जाएगी, मार्जिनल वेजेस के बराबर हो जाएगी, और यही होगा पॉइंट आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट। सो एमआरपी का एक और कंडीशन क्या है, एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कर्व है जो शुड कट मार्जिनल वेज कर्व फ्रॉम अबव। वो क्या करेगी, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी कर्व आपके मार्जिनल वेजेस को कट करेगी, अबव से कट करेगी। ये हम लोग देख लेंगे उसमें कर्व की हेल्प से। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एम्प्लॉयमेंट, आप अब इसको दो भागों में, दो टाइम पीरियड्स में बांट सकते हो। पहला है बच्चे आपका शॉर्ट पीरियड और दूसरा है आपका लॉन्ग पीरियड। तो शॉर्ट पीरियड में क्या होगा, इस पीरियड में हम लोग इक्विलिब्रियम कैसे निकाल सकते हैं, देखो, इफ़ द एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी इज़ मोर देन द वेज रेट, इसका मतलब ये है रेवेन्यू ज़्यादा इन हो रहा है ना, पर यूनिट रेवेन्यू की आपको क्या मिल रहा है, ज़्यादा, ठीक है, वेज रेट क्या दे रहे हो, कम, ये वाला सिस्टम आ गया। एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी इज़ ग्रेटर देन वेज रेट, तो फर्म को क्या मिलेगा, प्रॉफिट ही मिलेगा ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। सेकेंड कंडीशन, अगर एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी वेज रेट के बराबर आ जाए तो नॉर्मल प्रॉफिट। थर्ड कंडीशन, एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी कम हो जाए और वेजेस ज़्यादा दे रहे हो तो फर्म को क्या होगा, लॉस होगा। बस ये चीज़ है यहाँ पे। लॉन्ग रन में देखो क्या होता है, परफेक्ट कंपटीशन इन द लॉन्ग रन, कोई भी फर्म को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट नहीं मिलता, ना ही उसको लॉस होता है। बस एक कंडीशन है यहाँ पे कि वो कहाँ पे इक्विलिब्रियम पे होगी, जब उसकी एवरेज वेज, मार्जिनल वेज, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी, एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी सारा कुछ क्या हो जाए, बराबर। ये लास्ट पे कंडीशन लिखी हुई है, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी, एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी, एवरेज वेज, मार्जिनल वेज, सब कुछ क्या होगा, बराबर होगा। तो वहाँ पे आपको इक्विलिब्रियम पॉइंट मिल जाएगा इन द लॉन्ग रन। शॉर्ट रन में 3 कंडीशंस हैं, लॉन्ग रन में जस्ट एक कंडीशन है। अब फिगर हम लोग बना लेते हैं इसकी। अब आपकी जो प्रोडक्टिविटी कर्व्स होती थी वो हमने प्रोडक्शन चैप्टर में डिस्कस कर रखा था कि वो क्या करती थी, पहले इंक्रीज़ होती है प्रोडक्टिविटी, ठीक है, जैसे जैसे लेबर एम्प्लॉय करते हो ना, पहले प्रोडक्टिविटी बढ़ती थी, उसके बाद कांस्टेंट हो जाती थी, उसके बाद आपका डिमिनिशिंग रिटर्न शुरू हो जाता था, फिर आपकी प्रोडक्टिविटी कम होना शुरू हो जाती थी। तो लेबरर्स की गिनती आप लोग उसी तरीके से देखोगे। अगर लेबर ज़्यादा, हद से ज़्यादा एम्प्लॉय करते हो तो वो हमको प्रोडक्टिविटी क्या देते हैं, कम देते हैं। तो एक्स एक्सिस पे नंबर ऑफ़ लेबरर्स आ जाएगा, वाई एक्सिस पे आपका वेजेस आ जाएगा और प्रोडक्टिविटी आ जाएगा। परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, जो एवरेज वेज है मार्जिनल वेज के क्या होती है, बराबर। तो हमने ये बना ली इसको परफेक्ट कंपटीशन में। ये कर्व हमें क्या बताती है कि एवरेज वेज इज इक्वल टू मार्जिनल वेज, जो ये हमारी क्या आ जाएगी, वेजेस आ जाएगी या प्रोडक्टिविटी आ जाएगी। अब पहले हम लोग क्या बनाएंगे, एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्ट कर्व बनाएंगे। तो हमने बताया था कि वो इंक्रीज़, यहाँ पे कांस्टेंट, यहाँ पे डिक्रीज। इस तरीके से हम लोग क्या बनाने वाले हैं, आपकी एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी। ये कब ऐसे बनेगी। उसके बाद हम लोग क्या बनाएंगे, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी। ये हमने देखा था ऊपर से इसको कट करके जाएगी, इसके पॉइंट ये वाले लोएस्ट पॉइंट अपर पॉइंट से, तो इस तरीके से ये नीचे की तरफ मूव ऑन करेगी। ये वाली, ये आपकी क्या बन गई, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी, ठीक है, या फिर इसको क्या कहते हैं, वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कर्व। इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा है आपका, जहाँ पे क्या होगा, सारे के सारे एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, जहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी किसके बराबर होगी, मार्जिनल वेज या एवरेज वेज के बराबर होगी। तो यहाँ पे हम लोग लेबर कितनी रख रहे हैं, ये रही हमारी लेबर, ओ एन लेबर आपने यहाँ पे एम्प्लॉय की है, तो ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया। इस सिचुएशन पे मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी, एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी, मार्जिनल वेजेस, एवरेज वेजेस, सब कुछ क्या है, बराबर। लेकिन अगर सपोज करो
फर्म क्या करती है, यहाँ पे लेबर को रखती है, ठीक है, ओवन से कम लेबर्स को एम्प्लॉय करती है। तो यहाँ पे सिचुएशन क्या बच्चे, ये क्या थी आपकी मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी। सो मार्जिनल रेवेन्यू जो प्रोडक्टिविटी आपकी कर्व है, अगर हम लोग क्या है कम लेबर को एम्प्लॉय करवा रहे हैं, वो क्या हो जाएगी, ज़्यादा है ना, ये देखो ये ऊपर है, वेजिस वाली लाइन क्या है, ये पड़ी नीचे, तो ये क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी किससे, वेजिस से, ठीक है, मार्जिनल वेजिस से क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो इससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लेबर एम्प्लॉय करने की कोशिश करेंगे, वो कह रहे हैं भाई वेजिस तो ज़्यादा मिल रहे हैं, ठीक है ना, और प्रोडक्टिविटी क्या है, रेवेन्यू, मतलब रेवेन्यू जनरेशन क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी लेबर्स की क्या है, ज़्यादा है उनकी वेजेस से, जो कि हम उसको पे कर रहे हैं। उससे क्या होगा, जो फर्म है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा लेबर्स को एम्प्लॉय करने की कोशिश करेगी। वो अपने तरीके से क्या देख रही है, प्रॉफिट देख रही है ना, कि हम लोग वेजेस कम दे रहे हैं, प्रोडक्टिविटी लेबर हमें ज़्यादा करके दे रही है, ज़्यादा लेबर रखने शुरू कर दिए। इस तरीके से कॉन्ट्रैरी में देखो, ये वाला ये पॉइंट आ जाओ, अगर हम लोग अपने लिमिट से, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट से ज़्यादा लेबर रखने की कोशिश करें, तो यहाँ पे देखो वेजेस ज़्यादा हो गई, इसका मतलब मार्जिनल वेजेस क्या हो गई, ज़्यादा मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी से। अब ये सिचुएशन क्या है, ये सिचुएशन है लॉस वाली सिचुएशन, तो फर्म को इसमें लॉस ही होने वाला है, वेजेस ज़्यादा दे रही है, प्रोडक्टिविटी कम हो रही है, तो इस तरीके से एक फर्म क्या चाहेगी, हम लोग एम्प्लॉयमेंट कम कर दें, मतलब हम लोग भले यहाँ पे पहुँचे, भले यहाँ पे आना, हमें कहाँ पे है, ओएन पॉइंट पे ही आना है, क्योंकि यहाँ पे क्या देखा, लेबर ज़्यादा एम्प्लॉय करो, यहाँ पे क्या देखा, लेबर्स को कम एम्प्लॉय करो। तो शॉर्ट में हम लोग कह सकते हैं परफेक्ट कंपटीशन में लंबे समय में एक फर्म उतने ही नंबर रखेगी लेबर्स की जो उसके मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी और एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी के क्या होंगे, बिल्कुल बराबर होंगे। तो ये बच्चे आपकी थ्योरी थी। अब इसके कुछ क्रिटिसिज्म भी होते हैं। सबसे पहला क्रिटिसिज्म क्या है, अनरियलिस्टिक अजम्पशन ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। बिल्कुल सही है, हर जगह तो परफेक्ट कंपटीशन अवेलेबल नहीं होता। रियल लाइफ में आपको क्या मिलता है, इम्परफेक्ट कंपटीशन या मोनोपोलिस्टिक। तो जॉन रॉबिन्सन चैम्बरलिन ने इसको इस तरीके से क्रिटिसाइज किया। फिर है वन साइडेड थ्योरी, ये हमें पता ही लग गया, क्योंकि सप्लाई लेबर की क्या ली है, कांस्टेंट फिक्स्ड ली है, मतलब सप्लाई का कोई असर ही नहीं पड़ रहा। तो प्रोफेसर क्लार्क क्या कहते हैं, आपने सप्लाई फिक्स ले ली, इसका मतलब डिमांड है जो लेबर की वही क्या है, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी या कितने वेजेस को डिटरमिन करना है वो तय करती है। लेकिन रियलिटी में सप्लाई कभी भी फिक्स नहीं होती, सप्लाई भी वेजेस को इन्फ्लुएंस करती है। थर्ड वन इज थ्योरेटिकल कंसेप्ट, हम लोगों ने इसको पढ़ तो लिया एज अ थ्योरी, प्रोफेसर हैंसन कहते, लेकिन रियल लाइफ में वेजेस को ऐसे डिटरमिन नहीं किया जाता है। फिर है डिफ़िकल्टी इन मेजरिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। अब मार्जिनल प्रोडक्टिविटी को मेज़र करने में भी बड़ी सारी डिफ़िकल्टीज आती हैं। प्रोडक्शन ऑफ ईच कमोडिटी इज आउटकम ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी फैक्टर। अब आपने प्रोडक्शन किससे की है, एक चीज़ से तो थोड़ी ना की है, बहुत सारे इसके पीछे क्या है, प्रोडक्शन के फैक्टर्स हैं। इसीलिए it is not possible to measure how much total production has increased as a result of one more unit of labor। तो एक और यूनिट लेबर लगाने पे आप लोग ये तय ही नहीं कर सकते कि प्रोडक्शन में कितना इंक्रीज आया, क्योंकि एक लेबर ही थोड़ी प्रोडक्शन को कर रही है। लैंड कैसी है आपकी, कैपिटल कितनी एम्प्लॉय कर रहे हो, नेचुरल कैलमिटीज़ की क्या सिचुएशन है, इन्वायरमेंट कैसा है, ये सारी चीज़ें क्या है डिटरमिन करती है हर चीज़ को, प्रोडक्टिविटी को। तो अकेला लेबर नहीं कर सकता है। तो हम लोग ये नहीं कह सकते एक लेबर लगाया इसने सारी की सारी प्रोडक्टिविटी की है या प्रोडक्शन में इंक्रीज़ आया, तय नहीं कर सकते। तो मेजरमेंट करना मार्जिनल प्रोडक्टिविटी को किसी भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकल लाइफ में। फिर है इम्प्रैक्टिकल, अपने आप ही हो गया। In practical life, a fixed proportion of labor and other factor is used in various job. For instance, ये देखो अब टू ऑपरेट अ स्विंग मशीन एक टेलर ही चाहिए, क्योंकि मशीन कितनी है, एक है। अगर हमने टेलर्स को क्या किया, इंक्रीज़ किया, यहाँ पे सिस्टम क्या आ गया, लेबर को इंक्रीज़ किया, मान लो टेलर को इंक्रीज़ किया, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी ही नहीं। एक तो मशीन है, एक मशीन के लिए एक ही टेलर चाहिए, तो सेकंड वाला आपको कुछ नहीं प्रोडक्टिविटी करके देगा। दूसरे तरीके से देखो, अगर आपने उस एक लेबर को ही हटा दिया, ठीक है ना, लेस कर दिया लेबर, तो प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी, काम क्या है, रुक जाएगा। तो इसको मेज़र करना पॉसिबल ही नहीं है आपकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी को। यहाँ पे हमने क्या कहा था, एक और लेबर लगाने पे कितनी प्रोडक्शन हुई, लेकिन अगर मशीन ही एक है, वहाँ पे लेबर ही एक चाहिए, तो ज़्यादा या कम की बात ही नहीं हो सकती।
फिर है आपका लेस एम्प्लॉयमेंट ऑन दी हायर वेजेस। कई बार क्या होता है, ज़्यादा वेजेस पे भी क्या है, एम्प्लॉयमेंट आपकी कम होती है। ये हमने थ्योरी में देखा। एज पर दिस थ्योरी इफ़ वेज रेट इज़ हाई, अगर वेज रेट क्या है, ज़्यादा है, अ फर्म विल एम्प्लॉय लेस नंबर ऑफ लेबरर्स। यही किया था, वेज रेट ज़्यादा चल रहा है तो फर्म तो अपना फ़ायदा देखेगी ना, वो लेबरर्स की गिनती क्या करवाएगी, एम्प्लॉय कम करवाएगी। लेकिन रियल लाइफ में बच्चे क्या होता है, जब हम लेबरर्स को एम्प्लॉय करते हैं ना, तो फर्म सिर्फ वेज रेट को नहीं देखती, वो देखती है कि उसको कल को प्रॉफिट कितना होने वाला है, प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है। फिर वो वेजेस को नहीं देखेगी, टाइम लिमिट कितना दिया। अगर मान लो ऑर्डर ही बहुत बड़ा आ गया तो वहाँ पे वो वेजेस तय करने नहीं बैठेगी, वो हाई वेजेस पे भी कई बार ज़्यादा लेबर को एम्प्लॉय करेगी काम को पूरा करने के लिए, प्रॉफिट होगा उसका बाद में, ठीक है। तो एक क्वाइटली क्या है, लाइकली दैट विद राइज इन वेज रेट डिमांड फॉर लेबर एक्चुअली गो अप। डिमांड लेबर की बढ़ भी सकती है, ये नहीं कि नीचे ही जाएगी। फिर है आपका इट इग्नोर्स द इन्फ्लुएंस ऑफ अदर फैक्टर्स ऑन प्रोडक्टिविटी। ये हम कर चुके हैं कि थ्योरी ने इग्नोर कर दिया मशीन, एंटरप्रेन्योर, वर्किंग कंडीशन कैसी है, ये भी तो इन्फ्लुएंस करती है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी को। लेकिन यहाँ पे ये सारे फैक्टर्स को इग्नोर किया गया। 8th है आपका स्टैटिक कंडीशन। यहाँ पे हमने देखा ना, सब कुछ कांस्टेंट लो, टेक्नोलॉजी कांस्टेंट लो। तो अकॉर्डिंग टू लॉर्ड केन्स ये थ्योरी गुड कहाँ पे है, जहाँ पे स्टैटिक कंडीशंस हैं, जहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है। लेकिन जब डिप्रेशन आ जाए, ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट कैन नॉट बी इंक्रीज, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ा नहीं सकते डिस्पाइट रिडक्शन इन वेज रेट। अब वेज रेट कम है तो हम लोग क्या कहते हैं, लेबर ज़्यादा रखो। लेकिन डिप्रेशन चल रहा है अभी मार्केट में, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ा नहीं सकते। वैसे ही बूम पीरियड में क्या है, भले वेज रेट क्या आपका चल रहा है, राइस है, ज़्यादा है, तो एम्प्लॉयमेंट को हम लोग कम भी नहीं कर सकते। ये भी तो ट्रेड साइकिल्स होते हैं ना, कंडीशंस होती हैं। तो स्टैटिक कंडीशन में तो थ्योरी बिल्कुल सही है, लेकिन डायनामिक कंडीशन में थ्योरी अप्लाई नहीं होगी। तो ये थी बच्चे आपकी कंप्लीट मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ वेजेस। कोई भी कन्फ्यूज़न हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो हेल्पफुल लगी हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।